दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो अब तक की सबसे यादगार कोरियन ड्रामा में से एक है। ये कहानी रोमांटिक होने के साथ साथ इतनी भावुक कर देने वाली है कि यकीनन इसको देखने के बाद आप 4-5 बार तो रो ही देंगे। स्टोरी ऐसे शख्स से जुड़ी हुई है जो एक लड़की को बेइंतहा प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो कुछ ऐसे राज छुपाता है जिन्हें जानने के बाद आपको प्यार का असली मतलब समझ आएगा। मूवी का नाम है मोर देन ब्लू, डायरेक्टर हैं वॉन टाई योन और IMDb रेटिंग है 7.5। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से होती है जहां पर एक सिंगर गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन ना जाने क्यों वो गाना गाते गाते रुक जाता है क्योंकि गाने के लिरिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वहां से वापस चला आता है। गाड़ी में म्यूजिक डायरेक्टर उससे गुजारिश करता है कि वो किसी तरीके से इस एल्बम को पूरा कर दे, पर वो एक नामचीन सिंगर होता है और ऐसे बेहुदा गाने गाकर अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता था। तभी डायरेक्टर का ड्राइवर गाड़ी में से एक फ्लॉप गाने की CD लगा देता है और इस गाने के लिरिक्स सिंगर को काफी पसंद आते हैं। उसके लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं कि डायरेक्टर इस लिरिक्स राइटर से अपने गाने के लिरिक्स लिखवाने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन्हें किसने लिखा है। जिस पर डायरेक्टर अपने ड्राइवर से पूछता है कि उसे ये CD कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये CD उसके एक दोस्त ने दी है जब वो एक स्टूडियो में काम करता था, पर अब वो किसी रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता है। डायरेक्टर ड्राइवर को फौरन उस लड़के के पास ले चलने को कहता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार उन्हें वो लड़का मिल जाता है और बताता है कि जिस लड़की ने इन गानों को लिखा था उसका नाम क्रीम था, लेकिन जब स्टूडियो में काम करने वाले लड़के के ने काम छोड़ा तो क्रीम ने भी काम छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, जो कि बदकिस्मती से इस दुनिया में नहीं है। बस इसके बाद उन लोगों को इस कहानी में और दिलचस्पी बढ़ जाती है और ये दास्तां इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ साल पहले की तरफ मुड़ जाती है, जहां पर हमें हाई स्कूल की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के कोने पर खड़े होकर सिगरेट के कश मार रही होती है। इसका नाम केट होता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल नाम का एक नौजवान युवक ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। वो दौड़ दौड़कर इतना थक जाता है कि एक बेंच पर जा गिरता है। केट उसके पास आती है और सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ देती है, जिससे बेचारे कार्ल की हालत और खराब हो जाती है। केट सामने देखती है और सिगरेट को कार्ल के मुंह पर लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। जब तक कार्ल कुछ समझ पाता, उसके टीचर पीछे से आकर लठ मारना शुरू कर देते हैं। टीचर से इतनी मार खाने के बावजूद भी कार्ल एक शब्द नहीं बोलता और फिर केट को निहारता रहता है। पहली नजर में ही वो उसको दिल दे बैठा था। शाम को केट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार्ल के घाव पर मरहम लगाने पहुंच जाती है, जहां पर दोनों को मालूम पड़ता है कि वो अनाथ है और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का नाम बदलने का डिसीजन लेते हैं और कार्ल केट का नाम क्रीम रखता है क्योंकि वो उसे आइसक्रीम की तरह सॉफ्ट लगती थी। वहीं केट कार्ल को सिर्फ के नाम से बुलाती है। अब दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बेहद पसंद आ रहा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। साथ ही साथ उनकी चॉइस भी एक जैसी थी, जैसे दोनों को नूडल्स खाना, कॉफी पीना और म्यूजिक सुनना बेहद पसंद था। और तो और सबसे बड़ी बात, वो दोनों स्कूल के नाम से दूर भागते थे। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे का साथ जैसे जन्मों जन्मों का लग रहा था। स्कूल भी खत्म हो चुके थे और अब वो साथ में ही एक स्टूडियो में काम करने लगे थे। उनके सच्चे प्यार के बीच अगर कोई छोटी सी झूठ की दीवार थी तो वो थी के की कैंसर की बात, जो उसने क्रीम से छुपा कर रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह क्रीम को दुख पहुंचे। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसे हर पल हर सेकंड सिर्फ खुशियां ही देना चाहता था। स्टूडियो में क्रीम का काम गानों के लिरिक्स लिखने का था, वहीं के रोज के शो को मैनेज करता था। दोनों अपने अपने काम में बहुत ही माहिर थे, यहाँ तक कि क्रीम के लिरिक्स गाकर बेकार से बेकार सिंगर भी सुपर हिट बन जाता था। पर एक दिन स्टूडियो में एक बेहद खराब सिंगर आती है जो चाहकर भी अच्छा नहीं गा पा रही थी और इसका गुस्सा म्यूजिक डायरेक्टर क्रीम के ऊपर निकालता है और कहता है कि तुम्हें लिरिक्स लिखना नहीं आता। वो बेचारी को काफी बेइज्जत करता है, जिस पर वो गुस्से में काम छोड़कर भाग आती है। उधर अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे के को डॉक्टर बताते हैं कि अब उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है और ये बीमारी उसे उसके पिता से मिली है, जिनकी भी मौत कुछ इसी तरह से हुई थी। के को मौत से बिल्कुल भी डर नहीं था, उसे तो बस क्रीम की फिक्र थी, न जाने वो कैसे रहेगी। घर लौटते ही वो जब क्रीम को उदास देखता है कि स्टूडियो में जरूर कुछ बवाल हुआ है, जिस पर क्रीम उसे बताती है कि डायरेक्टर को उसके लिरिक्स अच्छे नहीं लगे
इसलिए उसने काम छोड़ दिया। के बड़े ही प्यार से उसे गले लगाता है और समझाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रीम काफी भावुक हो जाती है और कैसे पूछती है कि अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे, जिस पर के कहता है कि मैं सब कुछ बनना चाहूंगा लेकिन कभी इंसान नहीं बनना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मुझे अंगूठी, डायरी या फिर कोई चश्मा होना चाहिए जिसे हमेशा तुम अपने दिल से लगाकर रख सको और टूटने के बाद भी तुम्हारे इर्द गिर्द रहूं। यहाँ पर क्रीम के से उसकी जिंदगी का कोई राज पूछती है जो वो उसे बताना चाहेगा। के कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और जब क्रीम उसकी किसी आखिरी ख्वाहिश के बारे में सवाल करती है तो वो बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का मिले जिससे तुम शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सको। ये सुनकर क्रीम का मुंह फूल जाता है और वो कहती है कि क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और के ये कहकर बात को टाल देता है कि वो इतना अच्छा नहीं है और अपनी बीमारी की बात बड़ी ही सफाई से छुपा देता है। कुछ दिनों बाद क्रीम को एक नए स्टूडियो में नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर जब वो कॉफी पीने के लिए जाती है तो कॉफी मशीन में कोई ग्लास नहीं मिलता, जिसके बाद वो सामने बैठे एक डॉक्टर की कॉफी कप छीनकर उसी में अपनी कॉफी को पी लेती है। फिर उस आदमी को ग्लास लौटाकर कहती है, मैंने तुम्हारे झूठे कप में कॉफी पी है, तुम गलती से भी इसे किस मत समझ लेना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओरल चेकअप के लिए क्रीम को उसी डॉक्टर जो हॉर्न के पास जाना पड़ता है जो बीते दिन उसके स्टूडियो में एक शो करने के लिए आया था। चेकअप के बाद जो हॉर्न उसे बताता है कि तुम्हारे दांतों में थोड़ी कैविटी है लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, जिस पर क्रीम बेहद मजाकिया अंदाज में उससे कहती है कि पहली मुलाकात में पहले दिन तुमने मुझे किस किया, दूसरे दिन तुमने मेरे मुंह के अंदर झांका, अब तीसरे दिन हमें क्या करना चाहिए। जू हॉर्न उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है लेकिन बेचारा ये समझ नहीं पाता कि आखिर वो उसे क्या जवाब दे। के को उस डॉक्टर के बारे में बताती है और कहती है कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर के पूरी तरह उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि वो चाहकर भी कभी क्रीम का नहीं हो सकता और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सोच सोचकर वो बहुत रोता है लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे, इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब के अगले दिन स्टूडियो जाता है और उस डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करता है, न सिर्फ उसके परिवार के बारे में बल्कि उसकी हेल्थ डिटेल्स भी निकलवाता है ये जानने के लिए कि कहीं उसके परिवार में या फिर उसे कोई बीमारी तो नहीं है। उधर क्रीम जू हॉर्न को एक सीडी गिफ्ट में देकर अपने साथ ड्रिंक के लिए ऑफर करती है और वो मान भी जाता है। दोनों रात में क्लब जाते हैं जहाँ पर जू हॉर्न उसे बताता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, पर क्रीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो डॉक्टर के प्यार में लट्टू हो चुकी थी। एक रोज स्टूडियो में जब सभी अपने काम में व्यस्त थे तभी ना जाने कैसे के को चक्कर आ जाते हैं और उसे जल्दबाजी में अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। क्रीम हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर के डॉक्टर ये कहकर बात को टाल देते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से के को चक्कर आ गया था। असल में दोस्तों ये सब खुद के ने डॉक्टर को बोलने के लिए कहा था। ये सुनकर क्रीम गुस्सा हो जाती है और के से पूछती है कि जब हम दोनों ही फ्लैट में एक ही कमरे में साथ रहते हैं और एक साथ ही खाना खाते हैं तो आखिर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों नहीं होती। के कहता है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा खाना खाती हो और मुझे अपना खाना खाने ही कहाँ देती हो, जिस पर दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे को तंग करने लगते हैं। अब के जू हॉर्न की फियोंसी को लेटर लिखता है जिसमें उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक लड़की को बहुत प्यार करता है लेकिन वो लड़की जू हॉर्न को पसंद करती है, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। के ने जू हॉर्न की फियोंसी को ऐसे कई बार लेटर लिखे लेकिन आखिरकार वो मान जाती है और के को मिलने के लिए बुलाती है, जहां पर वो उससे इसके बदले में एक शर्त रखती है और शर्त ये थी कि वो जू हॉर्न को छोड़ने से पहले उसकी फोटो खींचना चाहती थी। दरअसल दोस्तों वो लड़की पहले से ही जू हॉर्न से कोई खास लगाव नहीं रखती थी और पेशे से एक फोटोग्राफर होने के नाते वो उस शख्स की फोटो लेना चाहती थी जो कुछ दिनों में मरने वाला है। ऐसे में के उसकी हाँ में हाँ मिला देता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद क्रीम अकेली रहे। क्रीम ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा सफर अकेले बिता दिया है। वहीं के को भी मालूम है कि बिना माँ बाप की जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता है। ये लाइफ की वो गाड़ी है जिस पर चलने के लिए किसी न किसी का साथ जरूरी है। एक रोज के और क्रीम अपने स्टूडियो के एक कलीग के साथ डिनर पर जाते हैं जहाँ पर जू हॉर्न भी मौजूद होता है। डॉक्टर को देखकर के वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि क्रीम और डॉक्टर एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारे।
पर क्रीम जूहॉन के साथ थोड़ा बहुत समय गुजारकर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो के साथ ही खाना खाती है और ढेर सारी बातें करती है। कुछ दिनों बाद के डॉक्टर की फियांसी के पास जाता है और उसके कहे अनुसार अपना फोटोशूट कराने लगता है। और जब उस लड़की को उसकी सारी कहानी पता चलती है तो वो काफी भावुक हो जाती है और सीधे जाकर जूहॉन से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। वैसे भी उन दोनों को एक दूसरे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और न ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब जूहॉन की शादी क्रीम के साथ पक्की हो जाती है और शादी का दिन भी तय हो जाता है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तभी एक दिन क्रीम और जूहॉन को शादी का जोड़ा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ा, पर जूहॉन को कोई जरूरी काम आ जाता है, जिसकी वजह से क्रीम के साथ के को जाना पड़ता है, जहाँ पर क्रीम शादी के जोड़े पर बाहर निकलती है, जो वाकई बेहद सुंदर लग रही थी। वो के को दूल्हे का सूट पहनने को कहती है ताकि ड्रेस मैच कर सकें। के पहले तो काफी हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो ड्रेस पहन लेता है। वो कोट उसके ऊपर काफी सूट कर रहा है, जिसके बाद दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं और क्रीम एक फोटो भी लेती है। के इस कंडीशन में काफी भावुक हो जाता है, लेकिन किसी तरह अपने जज्बातों को रोकता है और फिर जब वो दुकान से बाहर जाता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा था और चलते चलते पूरे रास्ते अपनी किस्मत को कोसता है। आखिरकार जूहॉन और क्रीम की शादी का दिन आता है। के क्रीम को चर्च में अपने साथ लेकर जाता है और उसका हाथ जूहॉन के हाथ में थमा देता है। ये पल के लिए जितना खुशी भरा था उतना ही दर्दनाक भी, क्योंकि आज वो क्रीम को एक नई जिंदगी तो देता है, लेकिन अपना सब कुछ लुटाकर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये के का वो सपना था जिसे वो सिर्फ खुद देखना चाहता था, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो आदमी डायरेक्टर और सिंगर को कहानी सुना रहा था। सिंगर कहता है, तुम रुक क्यों गए, हमें बताओ ना आगे क्या हुआ, उस लड़की का क्या हुआ और वो लड़का कहाँ गया। पर अफसोस उस लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद डायरेक्टर और वो सिंगर वापस अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। यहाँ कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब के हाई स्कूल में था। उसकी माँ उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। ये दिन के अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसे छोड़कर जा रही हैं। वो बड़ा हो चुका है और अपना ख्याल खुद रख सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और बेचारा के खिड़की पर खड़े होकर घंटों अपनी माँ को निहारता है। इसी रेस्टोरेंट में क्रीम भी होती है और उससे के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। वो भी इन हालातों से जूझ रही थी। उसने भी अपने माँ बाप को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और यही वजह थी कि वो के साथ रहना पसंद करती थी। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब क्रीम लिरिक्स लिख रही थी तो वो अपने शब्दों को भूल जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या लिखे, इसलिए वो के की विटामिन्स को खाने का सोचती है, क्योंकि के ने उसे बताया था कि इन विटामिन्स को खाने के बाद वो ज्यादा फोकस कर पाता है। क्रीम भी दवाइयों की डिब्बियों में से एक गोली निकालकर खा लेती है, पर फोकस होने की जगह उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्रीम इस दवा को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे बताता है कि ये कोई विटामिन्स की दवा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को दी जाती है जो कैंसर के आखिरी स्टेज में होते हैं, यानी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये सुनकर क्रीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर आती है, जहाँ पर काफी अंधेरा हो चुका होता है। उसे वो गाड़ी दिखाई देती है जिसमें उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही साथ उसे गाड़ी में के भी दिखाई देता है। अपनी मृत परिवार वालों के साथ के को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। माँ बाप को खोने के बाद वो के को नहीं खोना चाहती थी। वो के को गाड़ी से उतारना चाहती थी, मगर गाड़ी तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। दरअसल दोस्तों, ये वो दिन होता है जिस दिन डायरेक्टर को क्रीम के लिरिक्स पसंद नहीं आते। ऐसे में जब के घर आया होता है तो क्रीम उसे अपने गले से लगाकर इसलिए नहीं रो रही थी कि डायरेक्टर ने उसे डांटा था, बल्कि इसलिए रो रही होती है क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो के की सारी सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब के हॉस्पिटल में बेहोश होकर एडमिट हुआ था, तब भी उसने अपने रूम के किनारे डॉक्टर और के की बात सुन ली थी। वहीं पर उसे यकीन हो जाता है कि के उससे कितना प्यार करता है और वो नहीं चाहता था कि ये बात क्रीम तक पहुँचे। बस इसी वजह से वो सब कुछ जानकर भी इतने दिनों से अनजान बनी हुई थी और वो जूहॉन के करीब इसलिए आती है ताकि वो जीते जी उसकी इच्छा पूरी कर सके। हालांकि वो डॉक्टर से कभी प्यार नहीं करती थी। वो तो के को अपना दिल दे चुकी थी। वो डॉक्टर से झूठे प्यार का नाटक तो केवल के लिए कर रही थी। वहीं जिस दिन स्टूडियो के कलीग के साथ जब वो डिनर करते हैं, तब जूहॉन को देखकर के बाहर चला गया था। उस दौरान भी क्रीम की नजर के पर थी। के लुढ़ककर रास्ते पर गिर गया था और क्रीम उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो फैसला करती है कि अगर आज के पीछे मुड़कर देखेगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगी और अपने प्यार का इजहार भी कर देगी।
पर के पीछे मुड़कर नहीं देखता। वहीं जब घर पर क्रीम के से पूछती है कि शादी क्या है, तो वो उसे बताता है कि शादी एक बंधन है जिसमें दो अनजान लोग एक साथ एक ही सांचे में बंध जाते हैं। तब क्रीम कहती है, इसका मतलब है कि हम दोनों साथ रहते हैं, इसलिए हमने भी शादी कर ली। पर के बोलता है, नहीं, शादी के लिए सभी रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है। तभी तो शादी का जोड़ा खरीदते वक्त क्रीम के साथ वो पल भी जीना चाहती थी। यहाँ तक कि दुकान में एक दूसरे के साथ कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो खिंचाने के बाद न सिर्फ के बाहर रो रहा था, बल्कि दुकान के अंदर चेंजिंग रूम में क्रीम भी बहुत रोती है। पर इन सब के बावजूद भी वो अपना दुख, अपना गम के सामने नहीं दिखाती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर के को पता चल गया तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। हालांकि शादी के एक दिन पहले के क्रीम से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, जिस पर क्रीम भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों को लगता है ये दोस्ती वाला प्यार है, लेकिन हकीकत में ये पति पत्नी का वो अटूट प्रेम था जिसे 7 जन्मों तक कोई तोड़ नहीं सकता था। और अगले दिन जब चर्च में शादी हो रही होती है, तो जिस तरह के उसका हाथ पकड़कर अपने साथ फादर के पास तक लेकर जाता है, तो क्रीम उस दौरान उस हर एक लम्हे को जी चुकी थी जो वो हकीकत में उसके साथ जीना चाहती थी। और उसकी नजर में यही उसकी असली शादी थी। जू हॉन से शादी करने के बाद भी क्रीम के बिना नहीं रह पा रही थी और उसे छोड़कर के पास दोबारा चली जाती है और उसके साथ तब तक रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दरअसल दोस्तों, उसने के की ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जो वो चाहता था कि क्रीम की शादी हो जाए। पर जब के की मृत्यु हो जाती है तो क्रीम भी उसके बिना नहीं रह पाती। उसे उसकी आदत सी हो चुकी थी, इसलिए वो भी खुदकुशी करके के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे गजब बात ये होती है कि उनके प्यार की ये अमर कथा डॉक्टर जू हॉन बहुत पहले से जानता था और बस क्रीम के शादी को पूरा होने के लिए उसकी मदद करता है ताकि वो दोनों खुश रह सकें। यहाँ तक कि डॉक्टर जू हॉन अच्छे से जानता था कि उसकी फियांसी भी उसके लिए नहीं बनी है, इसलिए उसके दूर जाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्रीम ने भी एक रिकॉर्डिंग में अपनी इस करतूत के लिए डॉक्टर से माफी मांगी थी। साथ ही वो इस रिकॉर्डिंग में के पास जाने की बात करती है और कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जिसे सुनकर डॉक्टर बेहद भावुक हो जाता है। और फिर अंत में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया थम चुकी है और आसमान में 2 पक्षी साथ उड़ते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर के और क्रीम हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।